जब हम लोगों ने हमारे घर में जन्म लिया था तो माँ पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि दो दो लड़कों के यहाँ उनके जन्म हो गया था। पापा और माँ तो काफी खुश थे। उन लोगों का कहना था कि हमारे घर में दो चिराग हुए हैं, आगे जाकर वह हमारा नाम रोशन करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, जिससे पूरे मोहल्ले और गांव में हमारा नाम रोशन होगा। और जब हम बिल्कुल छोटे थे तो हमारी किलकारी यों से पूरा घर गूंजा रहता था। हम दोनों भाई हमेशा ही मिलजुल कर रहते थे, साथ में खेलना, साथ में खाना। हम दोनों के अंदर इतना प्यार था कि हर कोई देखकर यही कहता था कि यह तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, माँ पापा भी। हम दोनों का प्यार देखकर काफी खुश होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग जवान हो रहे थे, वैसे वैसे हम लोगों का स्वभाव बदलता ही जा रहा था। जो भाई हम बचपन में थे वह नहीं रहे थे। मैं तो वैसा का वैसा ही था, साधारण, सरल और समझदार। लेकिन मेरे भैया कुछ अलग ही स्वभाव के बन चुके थे। वह अपनी मनमानी करते थे और हमेशा जो काम नहीं करना होता था वही करते थे। किसी की भी समझाने पर नहीं लगते थे। माँ पापा अक्सर कहते थे कि जैसे बचपन में तुम दोनों होते थे वैसे ही अब क्यों नहीं हो। अब तुम लोगों को क्या हो गया है। मैं तो कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन भैया भी खामोशी से खड़े रहते थे। बचपन में तो हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ बिना खाना खाए कभी खाना ही नहीं खाते थे, साथ में ही खाना खाते थे। लेकिन अब तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पाते थे। मैं तो भैया से कभी झगड़ा नहीं करता था, लेकिन भैया मेरे हमेशा झगड़ते रहते थे। दिन ब दिन भैया का बदलता स्वभाव परेशानी बनता जा रहा था। दरअसल मेरा नाम मोहित है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं एक सिंपल हूं, साधारण सा इंसान था। कभी मैंने किसी भी अब बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं किया था। मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से ही अच्छे संस्कार दिए थे। हम दो भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। मुझसे बड़ा मेरा एक और भाई था। मेरे भैया बचपन से ही एक ऐसे इंसान रहे थे जिसने हमेशा अपनी मनमानी की थी। मम्मी पापा भी उनको समझा समझा कर थक गए थे। पापा बड़ी मेहनत से पैसे कमाया करते थे और हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया दिखाया था। भैया से तो मम्मी पापा को बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर भैया तो उनकी एक भी उम्मीद पूरी नहीं कर पाए थे। कहते हैं ना कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह हम दोनों भाई में अपनी जमीन आसमान का फर्क था। मेरे भाई की उम्र अभी मुझसे 3 साल ज्यादा थी। मम्मी पापा ने शुरू से ही हम दोनों भाइयों को एक जैसे संस्कार दिए थे। हम दोनों के साथ जो कुछ भी किया करता था वह एक समान ही किया करता था। हम दोनों भाइयों में कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं की। फिर ना जाने मेरे भैया इसे क्यों निकल गए थे। बचपन से ही उनका ना तो पढ़ाई पर ध्यान था और ना ही वह मम्मी पापा का कहना मानते थे। जैसे जैसे उनकी जवानी में कदम रखा तो वह बेहद गिर चुके थे। भैया हर वह गलत काम करने लगे थे जो एक शरीफ पिता के बेटे को शोभा नहीं देता। भैया ने अपनी आया क्योंकि वजह से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अभी तक भैया को उनके किए की सजा नहीं मिली थी, इसीलिए वह यह सब कुछ बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। मम्मी पापा चाहते थे कि भैया सुधर जाएं, कोई ऐसा दिन उनकी जिंदगी में आ जाए जिससे उन्हें भैया की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। आखिरकार मेरे पापा बड़ी मेहनत से इतनी इज्जत कमाई थी और भैया थे कि उनकी इज्जत को नीलाम करने पर उतरे हुए थे। भैया ने मोहल्ले के कुछ ऐसे लड़कों को अपना दोस्त बनाया हुआ था जो बिल्कुल गुंडे टाइप थे। वह लोग ना तो खुद अपने घरों में ध्यान दिया करते थे और ना ही मेरे भैया को देने देते थे। मेरे भैया जब भी घर पर होते वह बार बार घर का दरवाजा बजाते रहते थे। भैया को बार बार बुलाने आते रहते थे। मम्मी अगर उन लड़कों से कह देती कि अब भी राहुल सो रहा है तो वह लोग जबरदस्ती घर में घुस जाते थे और भैया को सोते हुए से उठाकर अपने साथ ले जाते थे। भैया हर तरह का नशा करने लगे थे। स्मोकिंग, शराब, तंबाकू, गुटखा, हर चीज खाया करते थे। अभी उनका खून जवान था, इसलिए उन्हें यह सब कुछ करना बहुत आसान लग रहा था। मगर वह ये नहीं जानते थे कि आगे आने वाले समय में उनका यह सब कुछ कितना नुकसान देने वाला होगा, क्योंकि यह सब सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। यही नहीं, भैया ने जुआ भी खेलना शुरू कर दिया था। गली के जितने भी बिगड़े हुए लड़के थे, इन सब लोगों का एक ग्रुप था और भैया को इस ग्रुप का लीडर बना दिया गया था,
क्योंकि सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि भैया एक शरीफ बाप के बेटे हैं। गली के लड़कों ने मेरे भैया को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी मम्मी तो दिन रात भैया की तरफ से बहुत रहती थी। पापा भैया को समझा समझा कर थक गए थे, मगर भैया तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। पापा को डर लगता था कि बेटा जवान है, अगर वह जवान बेटे से ज्यादा सख्ती से पेश आए तो कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। बस इसी वजह से पापा खामोश रहते थे। लोगों के घरों से भी हमारे यहाँ शिकायतें आने शुरू हो गई थी, क्योंकि भैया ने और उनके दोस्तों ने मिलकर नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया था। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वह शरीफों का मोहल्ला था, और उस मोहल्ले की सारी ही लड़कियां बहुत शरीफ थीं। लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती तो मेरे भैया और उनके दोस्त चींटियां बजा बजा कर उन्हें परेशान किया करते थे। अब तो हद ये हो गई थी कि भैया ने बार और कोठों पर भी जाना शुरू कर दिया था। भैया कुछ कमाते तो थे नहीं। पापा के कपड़ों से पैसे चुरा चुरा कर वो अपना खर्चा करते थे, और कभी उन्हें पापा के कपड़ों से पैसे नहीं मिलते तो वह मम्मी पापा से पैसे मांगते थे। जब मम्मी पापा भी उन्हें पैसे नहीं देते तो घर में इतना हंगामा कर दे खड़ा कर देते थे कि घर का हंगामा खत्म करने के लिए मम्मी या पापा खुद ही खामोश होकर उन्हें पैसे दे देते थे, ताकि अपने घर की बात मोहल्ले वालों को पता ना चले। मोहल्ले के सारे ही लोग मेरे पापा से कहा करते थे कि तुम्हारे दोनों बेटे जमीन आसमान का फर्क है। एक बेटा इतना मेहनती है कि सुबह होते ही सर झुकाकर जॉब के लिए निकल जाता है, और जब घर में आता है मैं तो रात हो चुकी होती है। जबकि एक बेटा ऐसा है जो बिल्कुल भी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। सारा दिन गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ता रहता है। मोहल्ले वालों ने मेरे पापा को वार्निंग भी दे दी थी कि अगर अपने बेटे को नहीं समझाया तो तुम्हें और उनके बाकी लड़कों के परिवारों को भी इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा, जिन्होंने मोहल्ले के इस माहौल को खराब करके रखा हुआ था। पापा तो बड़ी टेंशन में रहने लगे थे। पहले ही वह हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। अब इन बातों से उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ना शुरू कर दिया था। मैं पापा को समझाया करता था, भैया ठीक हो जाएंगे, अभी भैया को कोई ठोकर नहीं लगी है, इसीलिए जिस दिन भी भैया को ठोकर लगेगी भैया जरूर संभल जाएंगे। पापा कहने लगे, बेटा जब तक तुम्हारे भाई को ठोकर लगेगी तब तक हम लोगों की बहुत बेइज्जती हो चुकी होगी। मैंने पापा को भरोसा दिलाया था, जैसा आप सोच रहे हो भगवान की कृपा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। या कि हरकतों से तो अब मैं बहुत तंग आ गया था, क्योंकि आते जाते लोग मुझसे भी भैया की शिकायतें करने लगे थे। वह मेरे बड़े भैया थे। बड़े भैया की ऐसी शिकायतें जब मैं सुनता था तो शर्मिंदा होकर रह जाता था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं जिससे भैया संभल जाए। मेरे ऑफिस में इन दिनों काम ज्यादा चल रहा था, इसलिए मैं बहुत बिजी रहने लगा था। एक दिन मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई का किसी से झगड़ा हो गया है, आकर उसे बचा लो। मैं भैया को फौरन ही बचाने के लिए चला गया था। इससे पहले कोई ऊंच नीच हो जाती, मैं भैया को बचाकर घर ले आया था, क्योंकि अगर भैया पुलिस के हाथ लग जाते तो हम लोगों की बहुत बेइज्जती होती। अब तो भैया की वजह से मम्मी भी बीमार रहने लगी थी। मम्मी से घर के काम भी नहीं होते थे। मेरे दोस्त भी मुझसे कहने लगे थे, तुम्हारे भाई को और तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता कि तुम दोनों सगे भाई हो। तुम अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारा भाई मेरा भाई होता तो मैं न जाने कब का अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल चुका होता। मेरा दोस्त इतनी आसानी से इस बात को कह रहा था कि मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था। अपनी ही फैमिली मेंबर को घर से निकालकर अलग करना सिर्फ कहने में आसान लगता है, मगर जब इंसान ये सब कुछ करता है और करने के बाद जब सुकून से बढ़ता है तब उसे पता चलता है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन मैंने अब भैया को समझाना छोड़ दिया था, और अब तो मैं भी उनसे चिकने लगा था, क्योंकि उनकी वजह से घर का क्या बल्कि पूरे मोहल्ले का ही माहौल बदल कर रह गया था। मैं भैया के साथ साथ उसके दोस्तों को भी समझाया करता था, मगर सबके सब मुझसे उम्र में बड़े थे, इसलिए उल्टा मेरी ही मजाक बना दिया करते थे। मैं बहुत सीधा बिहेवियर रखता था। मैं लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं जानता था, इसीलिए ऐसे लोगों के मोहन भी नहीं लगता था। मैं सीधी बात करता था। अगर मेरी बात किसी की समझ में आती थी तो ठीक था, और अगर नहीं आती थी
तो मैं बार बार उसे समझाया नहीं करता था। अब हम लोगों ने सोच लिया कि भैया को हमें उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंसान को वहां पर कोशिश करनी चाहिए जहां पर उसे लगे कि उसकी कोशिश कामयाब बैठने वाली है। लेकिन मैंने और मेरे मम्मी पापा ने अब भैया से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। अब हम लोगों ने सोच लिया था कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम सब लोगों को मिलकर उसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि हम भैया को आखिरी हद तक समझा चुके थे। भैया हमारी किसी भी बात को ना तो सुनते थे और ना समझते थे। हम लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि भैया अपना आने वाला कल खराब कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह जो कर रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है, मगर वह यह नहीं जानते थे जो वह कर रहे हैं उसकी वजह से वह दलदल में फंसते जा रहे हैं। लोगों को परेशान करना, अपने आराम के लिए गलत चीजों का इस्तेमाल करना, दूसरों की बहन बेटी को गलत नजर से देखना, ये सब कुछ खूब बहुत बड़ा पाप है। और मैं जानता था कि मेरे भैया एक बहुत बड़े पापी इंसान बन चुके हैं। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। भैया की हरकतें कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही थी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका हमें डर था। सारी रात भैया घर पर नहीं आए थे। अक्सर ऐसा होता था कि भैया लेट नाइट घर आते थे, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि भैया सारी रात घर नहीं आए थे और दूसरा भी आधा दिन निकल चुका था। मम्मी भैया के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैं तो सुबह 9 बजे तक ही ऑफिस के लिए चला जाता था। जब मम्मी ने मुझे परेशान हालत में फोन करके बताया कि तुम्हारा भाई कल रात से घर नहीं आया है और अभी भी उसका कोई अता पता नहीं है, मैंने मम्मी से कहा, आप परेशान नहीं हो, मैं भैया के दोस्तों को कॉल करके पूछता हूं। मैंने भैया के दोस्तों का नंबर ट्राई किया तो उन लोगों का भी कॉल नहीं लग रहा था। मैं भी भैया के लिए परेशान हो रहा था कि ना जाने वह कहाँ चले गए हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद मुझे कॉल आया। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की तो पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहे थे। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा था। मैं बहुत घबरा गया था। मैं उसी समय अपनी ड्यूटी छोड़कर पुलिस स्टेशन चला गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है। मैं पुलिस में जब पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस स्टेशन ने मुझे बताया गया कि मेरे भैया को बाहर से पकड़ा गया है। एक रात पहले मेरे भैया बार में मौजूद थे और उन्होंने वहीं पर रात गुजारी थी। जब सुबह के टाइम पर पुलिस ने उसे बाहर में रेड मारी तो उन्होंने वहां से भैया को भी रेस्ट किया था। और नेता ने बाहर के कितने लोग थे जो पुलिस की हिरासत में थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा भाई हमें नशे की हालत में मिला है, इसने बहुत दारू पी हुई थी। मैंने पुलिस वालों से कहा था, प्लीज आप मेरे भैया को छोड़ दीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हमने तुम्हें यह कहने के लिए यहां नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हारे भाई का जुर्म बताने के लिए तुम्हें बुलाया है। उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया है। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मैं भैया से मिलना चाहता हूं। वह कहने लगे, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए तैयार है, जाओ उससे मिल लो। जब मैं भैया से मिला तो भैया ने कहा कि मुझे इसे बाहर निकाल दो, मैं सुधर जाऊंगा। फिर मैंने इधर उधर अपने दोस्तों को फोन किया जो काफी अच्छी डिग्री लिए हुए थे। उन लोगों ने पुलिस से बात की और फिर भैया को छोड़कर हम लोग घर चले गए। भैया की इस हरकत से माँ पापा उससे बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे भैया को माफ कर दिया। उसके बाद हमारे घर मेरे मामा जी आई, जो कहने लगे कि अब इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। शायद घर में नया मेहमान आने की वजह से ये सुधर जाए। लेकिन मेरे भैया ने साफ मना कर दिया। वह कहने लगे कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूं। तभी मामा जी ने कहा कि ठीक है, ये जब करेगा तब अपने आप कर लेगा, लेकिन अतुल मोहित की शादी तो हमें कर ही देनी चाहिए। इसीलिए मुझसे पूछा तो मैंने भी हाँ कर दी। अब घर में शादी का माहौल था, क्योंकि मेरे लिए लड़की की तलाश कर ली थी। मेरे लिए रिश्ता होना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि पूरा मोहल्ला मेरी अच्छाइयों से वाकिफ था और सब लोग मेरे बारे में जानते थे। इसीलिए मेरा झट से रिश्ता हो गया और कुछ दिनों बाद मेरी शादी थी। कुछ दिनों बाद शादी के बाद मैं अपनी दुल्हन को मेरे घर ले आया। मेरी माँ ने मेरी पत्नी का नाम राधिका था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अब तो भैया ने भी अपनी हरकतें कुछ हद तक कम कर दी थीं। तभी एक रोज मुझे ऑफिस से फोन आया कि मीटिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और माँ पिताजी भी मेरे ननिहाल गए हुए थे। वहां पर उन लोगों के यहाँ कोई फंक्शन था, इसलिए राधिका को उसके पीहर छोड़ने के लिए मैं जा ही रहा था
कि राधिका ने कहा कि मेरे माँ पापा तो यहाँ पर है नहीं। वह लोग तो किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं। घर पर ताला लगा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा था कि राधिका को कहाँ पर छोड़े, क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा था। माँ पापा ननिहाल चले गए और राधिका के घर पर कोई था नहीं। तभी राधिका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर पर अकेली रह लूंगी। घर को अंदर से बंद रख लूंगी। किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दूंगी। हमें डर तो सिर्फ मेरे बड़े भाई का था, लेकिन वह 2 दिन से घर से बाहर ही था। घर पर आया ही नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि वह बाहर कई अय्याशी कर रहा होगा। वैसे भी वह घर पर नहीं आएगा। इसीलिए मैं राधिका को अकेले छोड़कर दिल्ली चला गया। 2 दिन बाद अब दिल्ली से घर लौटा तो मैंने देखा कि राधिका बेहाल पड़ी हुई है। उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं और खूनी हालत में पड़ी हुई है। मैंने जल्दी से डॉक्टर को और पुलिस को बुलाया तो उस देखा कि राधिका की मौत हो चुकी थी। तो बताया कि इसका रेप हुआ है और इसके बाद उसकी मौत हुई है। अब किस पर शक किया जाए, कुछ भी पता नहीं चला। तभी अचानक मुझे याद आया कि भैया पर नजर रखने के लिए एक बार मैंने कैमरा लगाया था। घर में जब हम लोगों ने वह कैमरा चेक किया तो हम लोगों के पैरों से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसके अंदर तो मेरे भैया का चेहरा था। मेरे भैया पिछले दरवाजे से आए और साथ में अपने उन गलत लड़कों को लेकर आ गए और राधिका के साथ जबरदस्ती करने लगे और फिर उसके साथ रेप करके उसे मार डाला। अब तो मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं मेरे भैया को पीटने पर उतारू हो गया। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपकी हर हरकतों को बर्दाश्त किया, लेकिन आपने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। इस मासूम राधिका के साथ ये सब कर डाला। आपको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। माँ पिताजी ने कहा कि आज से ये हमारा बेटा नहीं है। हमारे लिए आज से राहुल मर चुका है। पुलिस ने भी मर्डर और रेप के केस में उन सबको और अरेस्ट कर लिया और उन्हें उम्र कैद हो गई। उसके बाद से हम लोग कभी भी उनसे मिलने के लिए नहीं गए, ना ही उनका पता लिया। हम लोगों के लिए वह पूरी तरह से मर चुके थे। मैं राधिका को भुला तो नहीं पा रहा था, लेकिन माँ पापा के कहने से मैंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन आज भी राधिका मेरे दिल में थी। लेकिन सबसे बड़ा बोझ मेरे दिल पर यही था कि मेरे सगे भाई ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। धन्यवाद।